टर्म्स आ रहे हैं भैया, अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि बोर्ड्स में क्या होगा। भैया स्कूल वालों का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, ट्यूशन वालों का प्रेशर, और मेरा जो खुद दिमाग खराब हो रहा है, डिप्रेशन में मैं जा रहा हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है भैया क्या करना है। भैया जो काम पहले तो कुछ किया ही नहीं था, जो करता हूँ वो भी भूल जाता है, और बाद में जब पढ़ता हूँ तो लगता है पहली बार पढ़ रहा हूँ। एग्जाम से पहले तो कुछ भी याद नहीं होता, एग्जाम में लिखने के लिए कुछ याद नहीं आता होता है, बट एग्जाम में लिखा नहीं जाता और उससे हमारा काम हो जाता है ख़राब। तो भैया इन सब दिक्कतों का कोई सोल्यूशन है? हमें ना जब कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं, कुछ लगता है, हमें लगता है वी आर द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस और वी आर द ओनली वंस टू एक्सपीरियंस इट, बट इट इज़ नॉट ट्रूथ। ठीक है, जितने भी लोग तुम्हारी सिचुएशन से निकल रहे हैं या निकले थे इन द फ्यूचर, इन द पास्ट सॉरी, तो वो सभी लोगों ने इन सब चीज़ों से मोर और लेस फेस किया है। ठीक है, क्या दिक्कत है तुम्हें? यही दिक्कत है भैया, प्रेशर बहुत है, यही लग रहा है कि भैया सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, यही लग रहा है जो किया हुआ है वही भूल जा रहा है। दिस इज़ नॉट यू आर नॉट द ओनली वन जिसके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। ठीक है, मेरे साथ हुई हैं, मेरे क्लासमेट्स के साथ हुई हैं, तुम्हारे क्लासमेट के साथ हो रही हैं, कोई बताए ना बताए। कोई टॉपर से टॉपर बैठा होगा, वो एक दो होते हैं यार जिनको सब याद रह जाता है पढ़ने के बाद, बट मेजॉरिटी नहीं होते। ठीक है, तो वो मेजॉरिटी सब प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं, यू आर नॉट द ओनली वन। सबसे पहले तो इस दिमाग से बाहर निकलो कि भैया मेरे साथ ही हो रहा है, नहीं, सबके साथ हो रहा है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वीडियो में, जो भी मैं तुम्हें बताया कि ये सब प्रेशर वगैरह क्या चीज़ें हैंडल कैसे करना है वो भी बताऊंगा, और साथ में ये जो मिड टर्म्स का ये जो प्रेशर होता है यार, मिड टर्म्स आगे इसके लिए पढ़े ना पढ़े, इग्नोर करें, फोकस करें, दे ना दे, क्या सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे मिड टर्म्स कब आ रहे हैं। ऑब्वियसली दैट्स अ सिंपल थिंग। ठीक है, कब आ रहे हैं, डेट पता है ना, अभी एग्जैक्ट नहीं पता होगी, इतना पता हो गया अच्छा यहाँ से, ठीक है, सितंबर में है, अगस्त में है, कुछ तो पता होगा। अच्छा तुम्हारे मिड टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है भैया, उसमें इतना सिलेबस आ रहा है ये पता होगा, तो वो सब चीज़ें भी रख देते हैं। तुम्हें अपने बारे में कितना पता है भैया? अपने मेरे बारे में मतलब यू शुड नो कि तुम्हारा कितना सिलेबस हुआ, कितना याद है। नहीं अभी रुको, स्टार्ट करते हैं। 0%, 25%, 50%, 70%, किस कैटेगरी में तुम अपने आप को रखते हो? ठीक है, 100% वाला कोई नहीं है, वो अगर है तो मेरी वीडियो क्यों ही देखेगा। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70% वाले होंगे, वो भी बहुत कम, मैं तो कभी नहीं उस कैटेगरी में रहा। ठीक है, मैं अभी 25 बोलता अगर बोल रहा होता। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी डिसाइड करो, 0, 25, 50 और 75, एनी वन इज देयर। एक कैटेगरी डिसाइड कर ली तुमने कि भैया अच्छा मैं चलो तुम्हें ना वीक से वीक पॉइंट से लेके जाऊँगा, 0% कैटेगरी वाला हूँ मैं। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं याद, मुझे कुछ भी नहीं पता भैया, पेपर आ रहे हैं 1 महीने बाद पेपर है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो तुमने ये चीज़ डिसाइड कर ली। एक चीज़ और तुम्हें पता होनी चाहिए जो, ठीक है, अभी अनरिलेटेड लगेगी बट बाद में मैं कनेक्ट करूँगा, कि तुम्हारे स्कूल्स में कितनी बार एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जाम्स। भैया नंबर ऑफ एग्जाम्स मतलब 10 सब्जेक्ट है 10 बार, नहीं वो नहीं कह रहा मैं। नंबर ऑफ एग्जाम्स इन द सेंस कि जैसे अब हमारे स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत एग्जाम्स होते थे। क्यों? क्योंकि एक तो टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम्स, जैसे मिड टर्म बोलते हैं टर्म 2, उसके बाद हमारे होंगे मॉडल्स। ठीक है, इस बार तो 2-3 बार प्री बोर्ड्स हुए थे, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3। ठीक है, एक को मॉडल्स बोलते थे, पता नहीं जो भी, पर जो भी है। ठीक है, तो ये 5-6 बार तो ऐसे एग्जाम हो गए। फिर बोर्ड आए कहीं जाके, वाइवा भी बाद में। ठीक है, मतलब वो सब दिक्कतें बाद में थी। तो नंबर ऑफ एग्जाम्स तुम्हारे स्कूल में कितने होते हैं? बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट ऑन स्कूल, राइट। एक बार प्री बोर्ड जरूरी है, वो हर स्कूल में होता है, बट कितनी बार होएगा, उससे पहले कितने बार एग्जाम होंगे, अब से लेके बोर्ड के बीच में कितनी बार एग्जाम होंगे, यू शुड नो दिस। ठीक है, अब ये बाद में बताता हूँ क्यों। अब भैया ये 2 चीज़ें हमें पता लगी तो फिर हमारा क्या सही हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टन थिंग्स जो तुम्हें जाननी है। अगर तुम्हारा कुछ भी सिलेबस नहीं हुआ, 1 महीने बाद एग्जाम है, उसमें जो भी आएगा तो नंबर ऑफ एग्जाम्स तुम्हें पता लग गए। अब तो अगर है आगे बहुत बार एग्जाम आने तो तुम ज़्यादा फोकस एग्जाम पे नहीं करोगे, लेकिन अगर है कि भैया अब आएंगे और प्री बोर्ड्स पे आएंगे तो भी क्या होगा, ज़्यादा फोकस तुम नहीं करोगे। लेकिन जब ज़्यादा बार एग्जाम्स होंगे ना, तब तुम उसे छोड़ रहो, इग्नोर करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कम बार एग्जाम्स हो रहे हैं, 1 बार 2 बार, यू शुड गिव देम। सबसे पहले छोड़ के नहीं आना, मैं जा ही नहीं रहा पेपर देने, स्कूल वाले क्या कर लेंगे, रोल नंबर तो अब आ गया है, नहीं ये नहीं करना, एग्ज़ाम देना है। क्यों देना? ठीक है भैया, अब यहाँ पे है तुम अपने मिड टर्म्स दोगे। अब मिड टर्म्स के लिए पढ़ा नहीं है, 1 महीने में जितना सिलेबस हो जाए, वो कैसे पढ़ना है मैं आगे बताऊंगा, एंड में बताऊंगा वीडियो के, बट अभी कैसे पढ़ना है वो बाद में। मिड टर्म्स है, एग्जाम दोगे तुम। अब एग्जाम में क्या रिजल्ट आता है भैया, मैटर करता है कि नहीं? नहीं, मार्क्स एज सच मैटर नहीं करते, लेकिन जब तुम इसकी प्रिपरेशन करोगे, बच्चे ना कहीं छोड़ ही देते हैं बिल्कुल भी। मैं वो नहीं कहता, एग्जाम आ रहा है तुम उसके लिए पढ़ो। ठीक है, जैसे रात को आधी रात, मैं ये नहीं कह रहा पूरी रात पढ़ते रहो, बट जितना नॉर्मली तुम पढ़ोगे ना, कोई एग्जाम आ रहा है उसके लिए पढ़ो। इससे क्या होगा कि जब तुम प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हें अपने वीक स्पॉट्स पता लगेंगे, तुम्हें पता होगा अच्छा ये सब्जेक्ट मैं कम टाइम में कर लेता हूँ, ये सब्जेक्ट ज़्यादा टाइम में कर लेता हूँ। अगर तुम फोकस करोगे बोर्ड्स पे ही फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, मिड टर्म्स का क्या फ़र्क पड़ता है, बट
तब तुम क्या होगे, अच्छा भैया मैं अभी ये एक महीने में एक सब्जेक्ट करूँगा, अगले महीने में एक सब्जेक्ट करूँगा, तीसरे महीने में तीसरा करूँगा। जब तीसरे महीने का पूरा खत्म होगा पहला भूल जाएगा, तो उसका फ़ायदा नहीं ना। इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें एक हफ्ता या 2-3 हफ्ते मिलेंगे, उसमें तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। यही होता है ना, 1-2 छुट्टियों बाद हर पेपर आता रहता है। तो वो प्रिपरेशन जब करोगे तुम्हें लगेगा अच्छा 3 दिन में इसके इतने चैप्टर हो गए, और किस अच्छे से हुए, एग्जाम में याद रहे भी, और तुमने एक दिन में 10 चैप्टर कर लिया, एग्जाम में कोई भी नहीं याद। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है, बट कितना एफिशिएंसी के साथ तुम पढ़ पाए, ठीक है, कितने इफेक्टिवली तुमने पढ़ा। तो इफेक्टिव कितना थे तुम, किस सब्जेक्ट में कितने थे, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लगा, किस सब्जेक्ट को तुम बहुत बोरिंग मानते हो, वो कैसे पता लगेगा, वो हमें पता लगेगा प्रिपरेशन। उसके बाद आएंगे जब मार्क्स आए, ठीक है, वैसे तो मैटर नहीं करते, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स आएंगे। अब पेरेंट्स जो हैं यार, एक वो चीज़ होती है, ठीक है, हर इंडियंस में कॉमन है कि मार्क्स फ्यूचर डिसाइड करेंगे, कुछ हद तक करते भी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, एंड वो भी उनको हमें पता है कि भैया बोर्ड्स ही मैटर करेंगे, प्री बोर्ड्स तो और ये सब मैटर नहीं करना, ठीक है, वाइवा वगैरह वो तो चलो लगा ही देंगे, जो भी है सिस्टम। बट पेरेंट्स को ये नहीं पता होता। पेरेंट्स थिंक कि अगर तुम्हारे अभी मार्क्स नहीं आ रहे तो बोर्ड्स में भी नहीं आएंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट कनेक्शन देखते हैं। तो उनके लिए होता है कि भैया तुम पढ़ नहीं रहे, तुम तैयारी नहीं कर रहे। हो सकता है दिस इज़ ट्रू, बट इसी चीज़ के लिए ना, इसी चीज़ के लिए तुम्हें अभी से अपने पेरेंट्स से ट्रुथफुल रहना। एग्जाम से पहले उनको बता के जाना कि भैया मेरी कितनी तैयारी है, बता के जाना, एक एक चीज़ नहीं, भैया मैंने ये चैप्टर किया, ये चैप्टर किया, मम्मी मैंने ये करके बग गया। नहीं, पेरेंट्स से ना थोड़ा वो होना सीखो, ट्रुथफुल होना सीखो। तो उनसे झूठ बोलते रहते हो, हाँ मेरा हाँ जी तैयारी है जी, तैयारी, मैं पबजी इसलिए खेल रहा हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ ट्यूशन पे तुम्हें पता है तुम्हें कितना समझ आया, हाँ पढ़ के आया हूँ जी, पबजी खेल रहा हूँ। और बाद में फिर जब रिजल्ट आता है फिर बिल्कुल ही वो कहते हैं यार, फिर वो डांटते हैं कि तुम तो कह रहे थे पढ़ के आए। तो झूठ नहीं, तुम ट्रुथफुल रहो। अब इतना भी ट्रुथफुल नहीं कि तुम एक एक चीज़ बताने लग जाओ, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी। और तुम जाओ, मम्मी मैंने ना एक लड़की देखी काफ़ी सुंदर थी, ठीक है, उसके बाल बहुत अच्छे थे, मैं कल ना उससे इंटरव्यू करने जाऊँगा, जो भी। पर एटलीस्ट इस मामले में तुम अपने घर वालों को एक एक चीज़ बता रहे हो, ये बता रहे हो कि अच्छा मेरी इतनी तैयारी है। मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो यार, मेरे ना, मैं प्री बोर्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो मैं फेल था, ठीक है, हर सब्जेक्ट में नहीं, मतलब 2-3 सब्जेक्ट्स में फेल था। एंड मेरे घर वालों को मैं पहले बता के गया था एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है, रिजल्ट लेने से पहले नहीं, एग्ज़ाम देने से पहले, कि मेरी तैयारी कुछ है नहीं खास, ठीक है, तो मेरे नंबर ज़्यादा आने नहीं, मैं तुम्हें बता, उनको भी पता था नंबर नहीं आने जितनी मेरी तैयारी थी, बट उनको ये नहीं पता था कि फेल ही हो जाऊँगा। दैट वाज अ शॉक टू मी ऑल्सो। मुझे तो पता था मैं कितना लिख के आया, बट जो भी था उनको पता था, उन्होंने बोला डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो अब फेल होने पे थोड़ा बहुत होता ही है, बट ऐसा नहीं कि डांट नहीं लगे, ठीक है, हैड अ कन्वर्सेशन कि भाई पढ़ना ज़रूरी है, ये वो एग्जाम में ऐसा। तो और उसके बाद मैंने भी कहा यार बोर्ड में तो मैं ले आऊँगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस होता है जो भी था, बट ठीक है, वो दे अंडरस्टूड। अब तुम्हें जब अपना पता लग गया वीक सब्जेक्ट ये है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ये है, जो ऐसा भी रिजल्ट आया हो, ब्लेम नहीं करना। पेरेंट्स से सच बोल दिया पर ब्लेम किसी को नहीं करना, मेरे इसलिए नंबर नहीं आए क्योंकि मैं ये कर रहा था, या फिर मेरे इसलिए नंबर नहीं आए क्योंकि मेरी ट्यूशन वाले ने अच्छा नहीं समझाया, भैया मेरी ट्यूशन बदल दो। हाँ नहीं समझ आ रहा, नहीं तो छोड़ सकते हो, मुझे उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो ऐसा नहीं कि भैया उसने नहीं पढ़ाया, स्कूल वालों ने गलत पढ़ा दिया, या फिर कुछ ऐसा हो गया वैसा हो, किसी पे ब्लेम नहीं करना, ठीक है। घर वालों के सामने ही नहीं, अपने अंदर ही अंदर भी ऐसा रखना है, हाँ भी मेरी गलती थी, मैंने नहीं पढ़ा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एग्जाम आउट ऑफ क्वेश्चन आ गया हो, बट तुम्हें एटलीस्ट इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी है, ताकि तुम्हें मतलब, नहीं तो ये आदत पड़ जाएगी, ठीक है, बोर्ड में भी तुम यही कहोगे मैं तो पढ़ा था नंबर नहीं आए, मैं तो या हर चीज़ में लाइफ में फ्री आ जाएगा, नंबर नहीं पर हर चीज़ में हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें एक तो ब्लेम नहीं करना किसी को, ठीक है, ब्लेम तो कतई नहीं करना। वीक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तुम्हें एक चीज़ पता लगी, इसके बाद असली प्रिपरेशन शुरू होती है। तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये जो आखिरी 30 से 40 दिन है, ठीक है, कईयों के कम है कईयों के ज़्यादा है, बट मैं एक बेसिक आइडिया तुम्हें लेके चलता हूँ। अब मैं एक एक सब्जेक्ट का इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इफ़ यू वांट कि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अलग अलग चीज़ें डिस्कशन करूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, ठीक है, एक वीडियो उस पर बना दूंगा या लाइव आ जाऊँगा मे बी। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो हमें पढ़ना है वीकली। तुम्हें पता है तुम्हारा कितना सिलेबस है, ठीक है। अब रट्टे नहीं मारने के भैया 30 दिन में आ रहा है, 30 दिन में मैं अभी फटाफट एक दिन में एक चैप्टर कर लेता हूँ। अगर एक चैप्टर को 2 दिन लग रहा है 2 दिन लगाओ, क्योंकि तुम्हें आगे तक याद रखना है, तुम्हें बोर्ड्स तक चाहिए, ऐसा नहीं मिड टर्म्स तक चाहिए। तो इसमें नंबर 70-60 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ फेल हो रहे हो फिर तो है कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो वो मेरी तरह के केस में मत बन जाना। बट सिलेबस सबसे पहले बताऊँ, एक बार तुम्हें सिलेबस पता लग गया, ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम उसे डिवाइड करोगे वीकली। तुम्हें एक बार सिलेबस पता लग गया, तुम उसे वीकली डिवाइड कर दोगे। अच्छा भैया अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी तुम लाइक पूरा, अभी जैसे 4 हफ्ते हैं तो 4 हफ्ते का टाइम टेबल पहले दिन ही बना लो। कोशिश करो कि बेसिक तुम्हें पता हो कि अच्छा किस हफ्ते में क्या डिवाइड करना है, कितने सब्जेक्ट को कितना, मतलब कि हर चैप्टर को कितने दिन देने हैं, ऑन ऑफ दैट, ठीक है। वीक 1 ऐसे बनाना, एक कॉपी रख लो, वीक 1
ये चैप्टर्स होने चाहिए, ठीक है। 3-4 चीज़ें लिख दी, हर सब्जेक्ट का अलग अलग लिख दिया, जो भी चीज़ें ये सब कर लिया। फिर उसके बाद ये जब हो जाए इसको टिक मारते रहो, ठीक है। वीक का बना के फिर डेली का बनाओ, वो चाहे माइंड में बनाओ चाहे कॉपी पे बनाओ, कॉपी पे बनाओ अच्छा रहेगा, बट वीक का तो तुम्हारे पास नोटेड होना चाहिए। फिर वीक 2 आएगी, फिर वीक 3, फिर वीक 4, जितना भी तुम्हारे पास रिस्पेक्टिव टाइम है उस हिसाब से तुम देख लेना, बट ऐसे काम करना। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करो, कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये गलती काफ़ी मेरे दोस्त वगैरह कर रहे थे। इसमें क्या होता है यार, क्या करते हैं मिड टर्म्स के लिए पढ़ने के लिए ना, व्हाट दे डू इज़ कि अच्छा भैया अगर पहले लेट्स से कुछ 4th 5th 6th 7th चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो आ रहे हैं, और हमने जो लॉजिक है 3rd चैप्टर का वो 2nd चैप्टर से रिलेटेड है, 2nd चैप्टर सिलेबस में नहीं तो 2nd नहीं पढ़ेंगे, 3rd से रट्टा लगाना शुरू कर दें, वो मत करना। चलता 4th चैप्टर है, 8th चैप्टर है, 9th चैप्टर है और 12th चैप्टर है। तो अब 9th है और 12th है, मैं 11th 12th भी पढ़ूंगा इन सेंस यूट्यूब पे वीडियो देख लूँगा, बेसिक लॉजिक समझूंगा, क्योंकि मुझे वो फिर आगे समझ आएगा। भैया करना का क्या मतलब है, देखो एक होता है यार लर्नर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्नर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 तरीके के होते हैं। अब तुम जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वो लर्नर्स हो, लेट्स थिंक, ठीक है, थिंकर्स हो तुम, तो 2 तरीके के लोग होंगे। एक तो होंगे जो गुड है मतलब जिनको चीज़ें याद हो जाती हैं, वो समझ के याद कर लेते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। कुछ लोग होंगे ना, ठीक है, तुमने चैप्टर पढ़ लिया, जो ट्यूशन पे जाके कुछ ये तुमने कर लिया, तुम्हें याद हो गया, ठीक है, अब तुम वहाँ पे लिख सकते हो, इट इज़ रिमेंबर्ड बाय यू, उस कैटेगरी में हो, अच्छी बात है। तुम्हें जैसे तुम काम कर रहे हो तुम्हें वैसे ही करना है, ठीक है, जैसे तुम अभी तक पढ़ रहे हो तुम्हें याद हो रहा है, तुम्हारे दिमाग की कहानी चल रही है, बढ़िया। बट अगर तुम्हें नहीं हो रहा, नॉट गुड, मेरे जैसे हो, थोड़ी मेरी कैटेगरी में फॉल करते हो, मुझसे याद नहीं होती चीज़ें, तब क्या करना है। अगर तुम ये कैटेगरी हो तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगा, डू नॉट ट्राई टू बी देम, डू नॉट ट्राई टू बी देम। बहुत बड़ी दिक्कत है भैया, सब लोग याद कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा, तो रट्टे मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो टीचर ने लिखा है उसको समझने की कोशिश कर, ऐसे नहीं होगा। अगर तुम्हें नहीं याद होता तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। मैं अभी बोलता हूँ मुझसे याद नहीं होती चीज़ें, तो मैं प्रिपेयर ही नहीं करता फिर उस तरीके से, ठीक है। तुम याद नहीं कर सकते, लॉजिक समझो, लॉजिक को बाय हार्ट रट लो इन द सेंस तुम्हें पता हो, कोई चीज़ तुमसे पूछे ये है, वो क्या बोलेगा जो कि लिखाया हुआ है, एंड दैट इज, क्योंकि एग्जाम में वो आएगा, क्यों तुम्हें पता हो, एक चीज़ का क्यों पता हो। अब वो मेरी वीडियो से पता लगता है, मैं हर सब्जेक्ट की नहीं बना रहा, बट जितने भी बना रहा हूँ तुम उससे देख सकते हो। कोई और यूट्यूब क्रिएटर है, कोई और तुम्हारा पर्सनल टीचर है, मतलब ऑफलाइन में, तो जहाँ से भी पता लगता है, किसी किताब से, कुछ भी। लॉजिक समझो हर चीज़ का, जितना हो सकता है, जितना डीप जा सकते हो लॉजिक में, क्योंकि 10 चीज़ों का लॉजिक समझोगे ना, 8 चीज़ें याद रह जाएंगी, ये होता है, ठीक है। तो ये मेरे साथ तो होता है। एक बार तुमने लॉजिक याद कर लिया तो भैया अब क्या करें, तो भैया लॉजिक तुमने याद कर लिया, दूसरी ये बहुत तुम्हें लगेगा इलॉजिकल चीज़ है, या फिर मैं ऐसे बोल रहा हूँ पर तुम नहीं करोगे, काफ़ी जो इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं उसमें से 70% 80% बच्चे ये नहीं करेंगे और उनका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। इंग्लिश इम्प्रूव, भैया क्या मेरे तो बाकी सब्जेक्ट नहीं हो रहे, मैं इंग्लिश करूँ अब। हाँ, इंग्लिश नॉट इन द सेंस कि तुम एसेस लिखने बैठ जाओ, वो भी कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस, बट क्या होता है ना यार, अब एक तो तुम्हें चीज़ें याद नहीं हो रही, जिनको याद हो रही वो तो वो जो वही लाइनें लिख सकते हैं, जो लॉजिक समझ के गए हैं, जिनको बाय हिंदी में दिमाग में चीज़ें हैं, अच्छा ये हटता है क्योंकि ये चीज़ इस टाइम पे हो जाती है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जिनको लॉजिक पता है वो वहाँ पे तभी भी नंबर नहीं लेके आ पाते जब तक उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तुम्हें पता है पर तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हें प्रेजेंट करना नहीं आ रहा, तो तुम क्या कर लोगे, लाइनें रट के तुम लाइनें याद करके तुम गए नहीं भाई उन लोगों की तरह। तो तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ऑब्वियसली, कि तुम खुद लाइनें बना पाओ, यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेज, एंड तुम बहुत हाई फाई नहीं चाहिए, सिंपल वर्ड में। साइंस में बहुत आसान इंग्लिश लिखनी होती है, बट सही लिखनी होती है, ठीक है। 2-3 ऐसे टेक्निकल शब्द होते हैं वो रखने होते हैं बस दिमाग में, बाकी सब अपनी नॉर्मल इंग्लिश। अगर वो अच्छी नहीं है तो उसे इंप्रूव करो, एंड दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट दिस इज़ अबाउट बोर्ड्स, और उसके आगे भी 12th के बोर्ड्स, कॉलेजेस, हर किसी में तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स तुम इंग्लिश में लिखोगे, यही तुम्हारी क्लियर नहीं है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अब टेंसेस पढ़ने लग जाओ, ठीक है, वो इंग्लिश के लिए ठीक है, वो नहीं करना, पर तुम्हें इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, तुम्हें समझनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, इंग्लिश में तुम सोच पाओ, लॉजिक है कैसे इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करके फटाफट लिख दो, ये होना चाहिए। कि मेरे इंस्टाग्राम पे 1-2 हैं बच्चे, एंड वो मुझे कमेंट करके बताते हैं कि भैया मुझसे याद नहीं होती चीज़ें, लॉजिक समझो, ठीक है। बहुत रिसोर्सेज हैं आज की डेट में, तुम कह नहीं सकते लॉजिक है नहीं कहीं। इंग्लिश इंप्रूव करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खटकेगी। देखो 10 मिनट, बोल लो 20 मिनट,
और उसके बाद लिखो, ठीक है, 5-10 मिनट जितना टाइम तुम्हें दे सकते हो। और ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश अलग से लिखने लगे, जिस भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो, लॉजिक इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो, जैसे भी कर रहे हो ट्राई टू डू इट इन इंग्लिश। उससे क्या होगा, ये सब इंटीग्रेट हो जाएगा। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं हर एक सब्जेक्ट का अलग से बता दूं तो यू कैन लेट मी नो। मैथ्स साइंस की प्रैक्टिस करते रहो रोज़, जितने दिन है रोज़ दो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि साइंस के तीनों सब्जेक्ट PCM, PCB और M, ये टोटल 4 सब्जेक्ट है, चारों को 1-1 घंटा देने लगे वो हो गया। मैथ्स को ना तुम बायो के साथ करो। लिसन टू, मैथ्स को कोई ऐसे सब्जेक्ट के साथ रखो जो कि काफ़ी थ्योरी है, या तो बायो या केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में भी वो होते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट याद करने वाला। फिजिक्स को या तो बायो के साथ या केमिस्ट्री के साथ। कभी भी फिजिक्स और मैथ वो थोड़ा हो जाएगा, ठीक है, धड़ाम पड़ जाएगा, तुम्हारा भारी ज़्यादा हो जाएगा। एनीवेज, दिस वाज द वीडियो। आई होप तुम्हें कुछ चीज़ें क्लियर हुई हो, ठीक है, मिड टर्म्स का जो बोझ है वो कम हो गया हो। ऑल्सो आई प्रॉमिस्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन कि मैं जो तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं लाइक इको, EVS एंड ऐसे जो 10th के सब्जेक्ट्स हैं उस पर वीडियोस लेके आऊँगा। सो या आई विल ट्राई कि तुम्हारे मिड टर्म से पहले स्टार्ट कर दूँ, स्टार्टिंग वाले 3-4 चैप्टर्स डाल दूँ और उसके बाद कंटिन्यू करते रहेंगे। सो जो भी चैप्टर अभी आ रहा है एग्जाम में, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ठीक है। 10th के लिए कोई अर्जेंट चाहिए तो उसके लिए बता देना। दिस वाज द वीडियो। अगर कुछ और रिकमेंडेशन है तुम अपने दोस्तों को देना चाहते हो, ठीक है, फेलो व्यूअर्स को देना चाहते हो कि भैया ये भी एक ट्रिक है पढ़ने की, ये भी एक ट्रिक है, तो वो भी कमेंट में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नमस्ते।